शुरू करने जा रहे हैं द्रव और इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिक्स का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। फिजिक्स का 1 टॉपिक मैंने बनाया है और ऐसे ही चलेगा। 1 टॉपिक फिजिक्स का, 1 टॉपिक केमिस्ट्री का, है ना। इसी तरह चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा अभी लगातार। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और अपलोड है, तो नलिनी अकेडमी को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारा द्रव। अब द्रव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आवश्यक है, तो सुनिए। द्रव जो है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है, और पदार्थ कहिए या द्रव कहा गया है, द्रव नाम दे दिया गया है, तो पदार्थ को ही द्रव नाम दे दिया गया है। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है या कोई भी वस्तु बनी होती है जिसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, ठीक है, आप उसे द्रव भी कह सकते हैं। द्रव के बारे में और थोड़ी सी पॉइंट जान लीजिए, पॉइंट में जानेंगे। द्रव वह है जिसमें भार हो, आयतन का ग्रहण करना हो, मतलब उसमें द्रव क्या है, द्रव वह है जिसमें भार होता है, जो आयतन ग्रहण करे, ये भी भार का ही हिस्सा है, और भौतिक प्रतिरोध और जड़त्व का गुण हो, किसमें, द्रव में, याद रखिएगा, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसी को हम द्रव कहेंगे। और ये द्रव का कुछ पॉइंट बचा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। द्रव में हम भार को पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, भौतिक प्रतिरोध की पढ़ेंगे, जड़त्व की बात करेंगे, और ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं द्रव। सही बात है, हमारे ज्ञान इंद्रियां ही तो सब कुछ सिखाती है, अनुभव कराती है, तो क्यों हमारा ज्ञान इंद्रियां भी तो द्रव ही है। चलिए, ये ऐसे ही है, अध्यात्म से थोड़ा मैंने जोड़ दिया। आगे चलेंगे, तीसरा पॉइंट के हिसाब से हम चलेंगे कि द्रव का और भी है कि सभी वस्तुएं जैसे पत्थर, बादल, भोजन, तारे, पौधे, यहां तक कि पानी की एक बूंद या कहिए रेत का एक कण भी स्थान घेरता है और इनका द्रव्यमान होता है, उसी को हम द्रव कहलाता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। मतलब सभी वस्तुएं, जैसे में पत्थर को ले लीजिए, बादल को ले लीजिए, भोजन को ले लीजिए, तारे को ले लीजिए, पौधे को ले लीजिए, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी या रेत का एक कण भी स्थान घेरता है और इनका द्रव्यमान होता है, उसी को हम द्रव कहते हैं या द्रव कहलाता है। क्लियर हो गए। उदाहरण के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, पत्थर, बादल, भोजन, तारे, पौधे, पानी के बूंद और रेत की कण, ये भी सब चीज एक न एक वस्तु घेरता है। हम लोग भी जो है क्या है, द्रव ही मान के चलिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो एक जगह घेर रहे हैं। अपने आप को क्यों नहीं गिनिएगा, सब गिनिए है। चलिए, शिक्षा ही वह शास्त्र है जो जीवन को सफल बनाता है। ये अपने तरफ से मैं दे रहा हूं, आप इसे ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन है। द्रव के लक्षण की बात करते हैं। द्रव के लक्षण क्या है? तो द्रव बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, जो हमारी कल्पना से परे होता है। सही बात है, द्रव जो है बहुत छोटे कण से मिलकर बना है, जो हमारी कल्पना से क्या है, बहुत अलग है, द्रव है। देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे कण से। हमारे शरीर का क्या है, एक हमारा शरीर बायोलॉजी पढ़े है ना जी, हमारा शरीर क्या है, एक स्पर्म से बना है, और कितना बड़ा विशाल शरीर बना है, एक छोटा सा कण ही तो है कि नहीं? तो सोचिए, वो भी हमारा द्रव के हिस्से में आता है। चलिए, तो द्रव से बने हैं कि नहीं, जोड़ लिया कि नहीं? आप फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए या आप बायोलॉजी पढ़िए, आप चाहें तो किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं एक साथ पढ़ाने के तरीके में। आपको समझ में आना चाहिए, बस ये प्रस्तुति सही होनी चाहिए। क्या वो हमारे शरीर भी द्रव से है कि नहीं? चलिए, वो सब बातें इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलिए, कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं, जिसे हम इंटर मोलर या मोलेक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटर मोलेक्यूलर स्पेस बोलेंगे। किसको? अंतर आणविक स्थान को। क्यों कहेंगे अंतर आणविक स्थान? कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उनको कहा जाता है, ये स्थान को कहा जाता है ना। और भी पॉइंट सुन लीजिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन एक दूसरे को आकर्षित करता है? अंतर आणविक स्थान, जो खाली जगह है ना। आकर्षण, और सुनिए, आकर्षण बल जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं,
इन्हें एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही अंतराण्विक जो है इंटर मोलेक्यूलर जो फोर्स होते हैं, बल जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये बल नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो है विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो रिक्त स्थान है लेकिन एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इसलिए रिक्त स्थान है। चलिए नोट कर लीजिए। नोट क्या है कि पदार्थ को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को पदार्थ में रूपांतरित करने के लिए आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब आइंस्टीन का ही नाम पे है, जो कि उन्होंने कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को पदार्थ में अगर रूपांतरित करना है, बदलना है, तो बदलने के लिए ही आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आइंस्टीन का नाम सुनिए तो ई से इंडिकेट कीजिए। जैसे आप ले लीजिए ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम मतलब द्रव्यमान होता है, सी मतलब गति बताया जाता है। तो एम बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, मतलब लिखा जा सकता है। सूत्र है ई बराबर एम सी स्क्वायर जी, है ना। अब ई का मतलब क्या होता है, आइंस्टीन भी लगा दीजिए, नहीं, ई का मतलब होता है एनर्जी। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, तथा क्या होगा, प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति ही कहलाता है सी, है ना। तो एम सी स्क्वायर हो गए। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड हो जाएंगे। यही हमारा E बराबर एम सी स्क्वायर का रूप है, जिसे E से एनर्जी, M से मास और C से आप स्पीड को इंडिकेट कर सकते हैं। लाइट के स्पीड को इंडिकेट करिए। तो 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड हो जाएंगे। शिक्षा ही वह शास्त्र है जो जीवन को सफल बनाता है। आप ये देख रहे हैं वीडियो नरेन अकेडमी पे। चलिए द्रव के कण की बात करते हैं। द्रव के कण की बात करें और कण में आएगा परमाणु, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सुनिएगा अवश्य। तो सुनिए, परमाणु को हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एटम शब्द जो है ग्रीक भाषा के एटोमोस, क्या बोलेंगे, एटोमोस शब्द से लिया गया है। तो एटोमोस जो है वो ग्रीक भाषा से है। एटम परमाणु का नाम है, तो इसलिए एटोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। सही बात है, एटम बम बना है मतलब ये अविभाज्य हो सकता है, अविभाज्य है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। गिर गया तो विनाश करके ही जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यही है परमाणु। चलिए और भी परमाणु की बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट ही तो पढ़ना है। तत्व का वह सूक्ष्मता, तत्व का वह सूक्ष्मता, सूक्ष्मता छोटा माइक, कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी, तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं या एटम कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी, तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को कहते हैं परमाणु, आइटम कहलाता है। आइटम बम है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए द्रव बहुत ही छोटा कण है, पिक्चर में देख सकते हैं। परमाणु के उदाहरण जरूरी है। परमाणु के उदाहरण में हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, जिसे से इंडिकेट करते हैं। हीलियम जिसे He से इंडिकेट करते हैं। सोडियम जिसे Na से इंडिकेट करते हैं। और अन्य तत्व भी हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब भी आते हैं। याद रखिएगा, यही है परमाणु के बारे में और परमाणु के उदाहरण। चलिए, जीवन सफल बनाना है, नलिन अकेडमी को देखते रहिएगा, क्योंकि आप हैं तभी नलिन अकेडमी है। आगे चलेंगे, अणु की बात करेंगे। अणु की बात करेंगे तो अणु को सुनिए, साधारणतः या साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है। तो परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जो आपस में रासायनिक आबंधन द्वारा जुड़े होते हैं। फिर से सुनेंगे, साधारणतः अणु जो है जो साधारण रूप से होते हैं, ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से होते हैं, जो आपस में रासायनिक आबंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अब अणु को तो हम जानते हैं,
मोलिक्यूलस बोलते हैं, अणु मतलब, है ना। तो अणु को हम सुनिए, अणु की बात कर रहे हैं तो किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण, माइक्रो कण, है ना, सूक्ष्मता कण जो सामान्य दशाओं में रह सकता है, अणु ही कहलाएगा। यह पदार्थों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है परमाणु, उसी तरह अणु की बात करेंगे तो यह किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है, सामान्य दशा में रहेगा। यह पदार्थ के सभी गुणधर्म, ये जो है अणु जो है सभी पदार्थ के गुणधर्म में होंगे, उसी को तो प्रदर्शित करता है ये अणु, है ना। चलिए अणु की बात करेंगे तो अणु के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, एक तो सम अणु, एक विषम अणु। तो सम अणु विषम अणु में बांटे गए हैं। तो सम अणु को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तत्वों के अणु हैं, कौन अणु, सम अणु, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो समान, जो कहा जाए प्रकार के जो परमाणु होते हैं उससे बने होते हैं। अब विषम अणु की बात करें तो इन अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात से जुड़े होते हैं, उसी को विषम परमाणु कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, तो उदाहरण में आप इसे ले लीजिए और इसे, तो सम अणु में उदाहरण है O2, H2 और N2। O2 का मतलब आप जानते ही हैं ऑक्सीजन, H2 का मतलब भी जानते हैं, N2 का भी मतलब जानते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना, पढ़ भी रहे हैं उसी में, और इतने पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें जो है H2O मिल जाता है, आप जानते हैं H2 मतलब जल के अणु, जल को कहा जाता है, और CO2 मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये H2O, CO2 ये विषम अणु में आ जाएंगे, दो मिल गया ना, और अकेला सिंगल होगा तो हम मानेंगे सम अणु। ध्यान देने की बात यह है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए कि सम अणु केवल तत्वों के ही हो सकते हैं और विषम अणु तत्वों के भी हो सकते हैं तथा यौगिक के भी होंगे, दोनों में होते हैं। विषम अणु का बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सम अणु आप देख लीजिए, अब विषम अणु का देख सकते हैं, समझ गए। चलिए नलिन अकादमी पे आप देख रहे हैं और द्रव की अवस्था पे अब हम आ गए। अब चलते हैं हम द्रव की अवस्था की बात करेंगे, और द्रव की अवस्था में चलिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए द्रव अपने तीन रूप में होते हैं। द्रव कितने रूप में बांटे गए हैं, तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में द्रव की ये अवस्थाएं जो है, इनमें उपस्थित अंतर आणविक बलों और अंतर आणविक स्थान में जो है भिन्नता, मतलब विभिन्नता के कारण होता है। याद रखिएगा, दोनों होंगे, अंतर आणविक बल भी होंगे, अंतर आणविक स्थान के रूप में भी होंगे। और इसमें ठोस और द्रव, गैस में तीन रूप में है द्रव, तो इसमें अलग अलग भिन्नता तो पाई जाएगी ही, एकदम निश्चित है। क्योंकि ठोस को देखिए तो आप देख रहे हैं निश्चित आकार और आयतन के रूप में होगा, किताब को एग्जांपल में लीजिए। द्रव की बात करें तो पानी है, इसका निश्चित आयतन, परंतु आकार इसका कोई ठीक नहीं है, निश्चित आयतन है, आयतन इसका सही रहेगा, लेकिन परिवर्तन का कोई ठीक नहीं है। गैस की बात करें, ना ये निश्चित है, ना ही आयतन है, ना ही आकार है, निश्चित ना आयतन ना आकार, इसका कोई नहीं है गैस का, ठीक है। चलिए ये तो हम अच्छे से जानते हैं गैस को। ठोस की बात करते हैं, ठोस अवस्था को पहला टॉपिक हम ले लेते हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को जो ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम ठोस अवस्था को बढ़िया से समझ लेते हैं। द्रव की इस अवस्था में पदार्थ निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति रहते हैं। तो द्रव की इस अवस्था में पदार्थ जो है, पदार्थ निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति रखते हैं, वो है ठोस अवस्था। उदाहरण के लिए लकड़ी, मेज, पेन, किताब आदि ले लीजिए, ये सब ठोस अवस्था में आते हैं। ठोसों में अव्ययी कणों के बीच अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। सही बात है, ठोस के बीच में आणविक जो अंतर, जो स्पेस होना चाहिए, वो बहुत कम होता है, वो ज्यादा नजदीक होते हैं। और सुन लीजिए, ठोस जो है असंपीड्य, असंपीड्य बोलिए, याद रखिएगा। देखिए असंपीड्य और संपीड्य को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड मैं बता देता हूं, कंप्रेसिबल, ठीक है, इनकंप्रेसिबल बोलेंगे असंपीड़न को। तो ठोस
इनकम्प्रेसिबल और कठोर होते हैं, अर्थात निश्चित आकार और आकृति रखते हैं। यही है तो असिम्पड़ी किसे कहेंगे, आप समझ जाइए। और इस बात को जानते हैं कि कठोर हो सकते हैं, अर्थात निश्चित आकार और आकृति होते हैं इसके, किसके, इनकम्प्रेसिबल, ठोस के। ऐसे याद रखिए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और जानकारी ले लीजिए कि ठोस अवस्था में द्रव के कण एक दूसरे से बहुत पास होते हैं तथा उनके बीच का अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है। तो अंतर आणविक बल जो है अधिक होता है, फोर्स जो है अधिक होता है, इसलिए वो द्रव के कण के नजदीक होते हैं, अगर द्रव के कण से दूर रहता ठोस, इसलिए ठोस अवस्था है, याद रखिए फोर्स उसमें ज्यादा होता है। अब हम चलेंगे ठोसों का वर्गीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, या क्रिस्टलीन सॉइल्ड बोल दीजिए या क्रिस्टलीय ठोस ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टलीय की बात हो रही है तो ये क्रिस्टलियों की जो है अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है अत्यधिक संख्या से बने होते हैं, क्रिस्टलों के अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। क्रिस्टल में वही कणों का जो क्रम होता है सुव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित रूप से होता है, देख लीजिए, है ना, सुव्यवस्थित रूप से होता है, लाइनिंग में कहिए, है ना। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, मतलब निश्चित क्रम में है, देखिए चारों कोण ऐसे, फिर नीचे में है, निश्चित क्रम व्यवस्थित होते हैं तथा उनमें नियमित आकृति होती है। सुव्यवस्थित मतलब नियमित रूप से चलना, नियमित रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर हो गए। अब उदाहरण के लिए क्रिस्टलीय ठोस को आप ले सकते हैं, जैसे में सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, ये क्रिस्टलीय जो है, इसमें क्यों सोडियम क्लोराइड बोले, सोडियम और क्लोराइड मिला हुआ है, मतलब Na और Cl मिला है, उसी को मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड, तो क्रिस्टलीय ठोस में रखेंगे। क्वार्टज, क्वार्टज बोलिए या क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय का हिस्सा है क्वार्टज, इसमें भी देख सकते हैं, उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का। डायमंड क्रिस्टलीय ठोस का है, डिजाइन देख लीजिए। और ग्रेफाइट भी उदाहरण है किसका, क्रिस्टल ठोस का। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम में भी आप देख सकते हैं Ca स्क्वायर है और F है, याद क्या है, तो कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। अब बर्फ की बात करें तो आइस, आइस में भी ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, याद रखिए बर्फ में। चलिए सारे क्रिस्टलीय की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो है कणों का क्रम जो है सुव्यवस्थित होता है, इसलिए इसकी आकृति निश्चित होती है। क्लियर हो। आगे चलेंगे, द्रव की अवस्थाएं में ही चलेंगे, जारी रखेंगे आगे, देखिए एकदम कोई बदलाव नहीं मैंने किया उस किताब से, ठीक है। क्रिस्टलीय जारी रखेंगे, इसमें अक्रिस्टलीय अब ठोस की बात करेंगे, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस की बात हम करेंगे, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम बोलेंगे क्या, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल को तो क्रिस्टल ही बोलिए, और इसे अक्रिस्टलीय को थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड मतलब ठोस। तो देखिए इस तरह का हो गया, व्यवस्थित होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एकदम जुड़ा हुआ रहे। जैसे में ये जो है असमाकृति होता है, मतलब आकृति इसमें नहीं होता है, अक्रिस्टलीय कणों से बने होते हैं, कणों से तो बने होते हैं लेकिन आकृति इसमें नहीं होता है। इसमें अवयवी कणों का व्यवस्था जो है क्रम अनियमित होता है, अनियमित है, नियम से नहीं होता है, किसका, अक्रिस्टलीय का। उदाहरण में कांच को ले लीजिए, रबड़ को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, ये सब का कोई ठीक नहीं भाई, किधर से भी फूट जाएगा, किधर से भी घिंचा सकता है, यही काम है रबड़ का, कांच का, प्लास्टिक का, ये सब अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासीय ठोस भी या अतिशितित द्रव भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आभासीय ठोस को हम, इसमें पी साइलेंट हो जाता है तो इसमें हम उसे सूडो सॉलिड बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोल दीजिए। और अतिशितित अगर मान लीजिए द्रव है तो अतिशितित को आप क्या बोलेगा, सुपर कोल्ड लिक्विड बोल दीजिए, द्रव है तो लिक्विड, याद रखिएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को मैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग बता दे रहा हूं, जिससे कि अगर अतिशितित का इंग्लिश में दे दे तो आप भूलेंगे। ये अब पढ़ते हैं द्रवावस्था, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। द्रवावस्था क्या है सुनिए। इस अवस्था में पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है, किसमें, द्रवावस्था में। और भी पॉइंट सुन लीजिए कि यह जिस पात्र में रखे जाते हैं ना उसकी आकृति ले लेता है, आकृति को ले लेता है, इसलिए उसका निश्चित होता नहीं है, लेकिन आयतन
पता चलता है। तो उदाहरण में आप ले सकते हैं कि जिस पात्र में हम रखेंगे उसकी आकृति ले लेता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जल, तेल और दूध को ले लीजिए। तो ये उदाहरण है। अब जिस पात्र में रखे, जिस बर्तन में रखे, है ना, पात्र मतलब बर्तन, चलेंगे। अब सुनिए, द्रव बहते हैं। द्रव क्या होते हैं? बहेंगे, सही बात है, द्रव तो बहते हैं और अपनी आकृति जो है परिवर्तित कर लेते हैं। अब पात्र में रखा है तभी तो रुका है, गिराइए तो बह जाएगा, है ना। इसलिए ये कठोर नहीं होते, इन्हें बहने वाला द्रव अर्थात तरल, फ्लूइड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, है ना, फ्लूइड भी कहते हैं। द्रवों में जो है आंतरिक आणविक जो होता है इतने प्रबल नहीं होते हैं कि वे कणों को प्रबलता से बांध के रखे। सही बात है, आकर्षण तो होते ही नहीं है ना। अंतर आणविक बल जो होते हैं, फोर्स जो होते हैं, इंटर मोलिक्यूलर जो फोर्स जिसे बोलते हैं, वो इतने प्रबल नहीं होंगे द्रव में। तो द्रव में आंतरिक बल इतने प्रबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कि वे कणों को प्रबलता से बांध कर रखे। यही कारण होता है कि यह कम संघनता से संपीड़ित है। संपीड़ित पढ़िए, तो संपीड़ित को हम क्या बोले थे, आप बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। कंप्रेसिबल बोलते हैं किसको? संपीड़ित को। तो आप यहाँ पे कम संघनता से संपीड़ित बोल सकते हैं। ये जरूरी था, कभी कभी हिंदी इंग्लिश दे देता है, इसलिए मैं थोड़ा उस टॉपिक पे रुक गया। चलिए आगे चलिए। अब थोड़े सार की बात करते हैं, सार संग्रह की बात करते हैं। द्रवों की निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकृति नहीं होते। मतलब कि द्रवों के निश्चित आयतन तो होगा जी, लेकिन परंतु निश्चित आकृति नहीं होगा। वे बहते हैं और अपने पात्र का आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हो गए। गैस अवस्था क्या बात करेंगे? ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए, अब गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है? तो इस अवस्था में द्रव की ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही आयतन होता है। गैस में तो दोनों नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं, कभी इधर भागे, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कोई निश्चित है नहीं है। अब मान लीजिए क्यों है नहीं है ना, क्यों नहीं है? तो ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार और आयतन ले लेते हैं। मतलब आयतन भी घपला मार दिया और आयतन भी घपला मार देता है। जैसे वायु ले लीजिए, वायु का कोई निश्चित नहीं है, आयतन का भी कोई मतलब आयतन का ना मतलब है ना आकार का मतलब है। हाइड्रोजन का भी वही हाल है, ना आयतन का ना आकार का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब जितने भी हैं गैसीय, ये सब वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब गैसीय है। इसका कोई आयतन और आकार नहीं होते हैं। थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए कि गैसें जिस पात्र में रखी जाती है उसमें बहती है, जिस पात्र में उसी में बहेगा, अतः उन्हें भी तरल कहा जा सकता है। तो मतलब इसे भी तरल में ही रखिएगा, गैस को भी। जैसे मान लीजिए कि गैसें गर्म करने पर जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती है। मतलब गैस जो होता है, गैस को गर्म करने पर ठोस और द्रव की जो अपेक्षा है तुलना में अधिक फैलेगा गैस। ये तो बात सही है, क्योंकि इसमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक बल जो है दुर्लभ होते हैं। एकदम होते ही नहीं है, दुर्लभ हैं, नामो निशान नहीं है, बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, बंद जार में गैस भर दीजिए या हवा को टायर में भर दीजिए, मतलब हवा को भर सकते हैं टायर में। गुब्बारा, तो इस सबका कोई ठीक नहीं है, भाग भी जाएगा, उड़ भी जाएगा, छोड़िएगा। ये है। चलिए, अब द्रव की दो और अवस्थाएं होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लाज्मा के रूप में, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, कंडेंसेट। तो आगे चलते हैं प्लाज्मा, जो कि द्रव के दो अवस्थाओं की बात करेंगे। दो और अवस्था है, दो और अवस्था बताइए जिसमें प्लाज्मा को देखिए। प्लाज्मा जो है यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित है, यहाँ पे लिखना चाहिए, उत्तेजित कणों से बना होता है। इसे द्रव की चौथी अवस्था कहा जाता है। किसको? प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों वाले कणों से बना होगा, इसीलिए इसे चौथी अवस्था हम कहेंगे। इस अवस्था में कण जो है आयनीकृत होते हैं, आयनोसाइड्स बोलिए, आयनोसिड बोलिए, गैस के रूप में होता है, आयनीकृत गैस के रूप में होता है। अब यहाँ पे और जान लीजिए फ्लोरेसेंटा ट्यूब। तो फ्लोरेसेंटा ये प्लाज्मा में ही आएगा, ठीक है, फ्लोरेसेंटा ट्यूब। इसमें हीलियम और अन्य गैस अथवा मरकरी प्लाज्मा
इसमें सम्मिलित होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। और इसमें नियॉन बल्ब मतलब नियॉन से भरा होता है, इसमें नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होगा, क्या दिखेगा। तो आप क्लियर हो गए कि हीलियम और अन्य गैस जैसे अथवा मरकरी प्लाज्मा है, क्या दिखेगा। और नियॉन बल्ब जो है नियॉन से भरा जो होता है, नियॉन से भरा होने के कारण नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो बोस की बात करें, इस अवस्था का नाम वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के थे और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया था। तो बोस रखा गया सत्येंद्र नाथ बोस के कारण, और आइंस्टीन मतलब आइंस्टीन वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पर रखा गया था, याद रखिएगा। और इस द्रव की 5वीं अवस्था है, मतलब देखा जाए द्रव की या पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5। चौथा कौन था हमारा, अभी प्लाज्मा, याद रखेंगे। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। समझ गए, मतलब कि आप सुनिए, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले या वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने के लिए या करने से बीईसी तैयार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अतिशीतित परमाणु गैस जैसे हीलियम 4 है, रुबिडियम 87 है, ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सुनिए, द्रव्यमान समान रूप से 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में होता है। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा चौथा और बीईसी 5वीं, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इस अवस्था में भी होता है। तो दोनों मिलकर हुआ था। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कई बार हम डिफ्यूजन बोले हैं। ठीक है, तो ये न समझना है कि इसमें डिफ्यूजन बोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि गलत है। वो शब्दों के साथ खेलने में जो याद होता है, इसलिए मैं करता हूं। तो इसे डिफ्यूजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो विसरण पढ़ने जा रहे हैं, डिफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 विभिन्न प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः अंतःमिश्रण, अंतःमिश्रण मतलब आपस में मिलने या मिलने की प्रक्रिया या होने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। मतलब कि 2 विभिन्न प्रकार के द्रव ले लीजिए और द्रव लेने के बाद उसमें अंतः मिश्रण कीजिए, आपस में मिलाइए। मिलाने के लिए प्रक्रिया को ही हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गए। विसरण की प्रक्रिया आप यहाँ पे देखिए, ये शुरुआत में आपको मिलाइए, लिक्विड पानी है, पानी में कुछ और मिला दीजिए, और जब मिलाइएगा तो कुछ बाद में ऐसे हो जाएंगे और बाद में काफी समय बाद नीला हो जाता है ना, नीला रंग या स्याही कहिए डालते हैं। उदाहरण में ले लीजिए कि जल में एक बूंद स्याही को डालिए, डालने पर पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाता है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, कोई भी कलर, जरूरी नहीं कि वही कलर। आगे चलेंगे। गर्म करने पर जो है कणों की गति तेज हो जाती है। तो जैसे ही गर्म करिएगा तो उसका जो कण है वो, उसका जो स्पीड है तेज हो जाता है, जिसे या जिसके कारण अंतर आणविक स्थान बढ़ जाता है। तो अंतर आणविक जो है, इंटर मोलिक्यूलर जो होते हैं, उसका स्थान बढ़ जाएगा, अर्थात अंतर आणविक जो है बल घट जाएगा। मतलब फोर्स, यहाँ पे अंतर आणविक का फोर्स जो है कम जाता है, लेकिन स्थान बढ़ जाएगा, स्थान तो फैल जाएगा ना जी। अब एक स्याही डाले पानी में तो स्याही पूरा में फैल गया तो स्थान बन गया, लेकिन इसका फोर्स जो है कम जाता है क्योंकि नजदीक हो जाता है, मिल जाता है। इस प्रकार को हम विसरण तेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम विसरण तेज हो जाते हैं, इसे ही विसरण कहते हैं, इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गया। और भी जानकारी ले, मान लीजिए ठंडे जल में करें, मान लीजिए धीमी गति से करें या धीमा विसरण होगा, एकदम धीमा होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर गर्म जल में करें तो तेज गति से मिश्रण होगा, मिलेगा ना जी, फलेगा तो, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। गर्म करने पर, यहाँ पे देखिए, गर्म करने पर कणों की गति जो है तेज हो जाती है, अंतर आणविक स्थान बढ़ते हैं, अंतर आणविक बल जो है घट जाएंगे, बल घट जाएगा, स्थान बढ़ेगा।
इसलिए विचलन तेज हो जाता है। क्लियर हो गया, डिफ्यूजन तेज हो जाता है। अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो ताप बढ़ने से विचलन की दर बढ़ती है तथा ताप घटने से विचलन की दर घटती है। क्लियर हो? चलिए अब बात करते हैं द्रव की अवस्था का जो है अंतः परिवर्तन। अंतः जो है परिवर्तन, अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है द्रव की अवस्था जो होती है। तो द्रव की अवस्था ठोस, द्रव और गैस में आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो द्रव की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है या किया जाता है। क्लियर हो गए? मतलब दाब हो या ताप हो, ये दाब होता है, ये दाब है, प्रेशर है। तो दाब और ताप में परिवर्तन से किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस कैसे परिवर्तित होंगे, इस एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे, इस पिक्चर के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि आप मान लीजिए गैस से हम माने द्रव में बनाना है। तो देखिए मान लीजिए आपको गैस से द्रव की ओर जाएगा तो उसे संघनन कहेंगे, जो कि द्रव बनाना है। तो गैस से आपको द्रव में परिवर्तित करेगा ना, तो उसे हम संघनन कहते हैं। और संघनन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता है? देखिए सुनिएगा ध्यान से, तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, तोड़कर। उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, जो कि हमको गैस से द्रव की ओर बनाता है। संघनन का इंग्लिश नाम भी मैंने बोल दिया। इसे तोड़कर इसलिए बोला, कई बार कभी कभी शब्द बोलने में और शुद्ध करने में गलती होती है। तो मैं इतना सॉफ्टली चाहता हूं, मेरे नलिन अकाडमी चैनल पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हर चीज से भूले नहीं, शब्द को याद करके ही जाएं, ये नलिन अकाडमी का वादा है। अब चलिए, अब मान लीजिए कि द्रव और मान लीजिए गैस की बात करेंगे, दोनों तरफ की बात करेंगे। मान लीजिए आप छोड़िए, द्रव से गैस की ओर आ जाइए, छोड़िए, इतना छोड़िए, तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। द्रव को गैस में बदलना है तो वाष्पीकरण ही कहलाएगा, या वाष्पन बनेगा, यही ना, वाष्पन के कारण बनेगा। तो इसे पता है वाष्पन को क्या बोलते हैं, पता है? दो नाम है वाष्पीकरण का। आगे तो इवेपोरेशन बोलेंगे, आप चाहें तो वेपोराइजेशन बोल दीजिए, वाष्पीकरण का दो नाम है। तो याद रखेंगे कि द्रव से गैस में परिवर्तित होने वाले को वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, और गैस से द्रव में बनना, मतलब द्रव से गैस में बना वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बनना कहलाएगा संघनन, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, है ना। हो गए। अब इसी में चलते हैं आगे। आगे क्या चलेंगे कि मान लीजिए ठोस से हम बनेंगे गैस की तरफ, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगर गैस से लेकर ठोस की तरफ जा रहे हैं तो उसे कहेंगे निक्षेपण। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन को हम क्या बोलेंगे? सबलीमेशन, है ना। निक्षेपण को क्या बोलते हैं पता है? डिपोजिशन। ये डिपोजिशन है, सबली मतलब हो गया ठोस से गैस बनाएगा, और डिपोजिशन मतलब निक्षेपण क्या है? वो गैस से ठोस की ओर बताएगा। तो गैस से सीधा ठोस बना देना निक्षेपण कहलाता है। चलिए ये समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े से नीचे और भी जान लेते हैं कि द्रव से हमको ठोस बनाना है। तो द्रव से ठोस बनना क्या होता है? ये होता है जमना, याद रखिएगा। और अगर ठोस से द्रव बनना है तो होगा गलन, गलन होगा, गलन वैसे बोलते हैं, या गलन भी आप बोलते हैं। देखिए आप सुने होंगे कि भाई अगर द्रव से हम ठोस बनाएंगे तो जम जाएगा, और जम गया तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग को ही जमना तो बोलते हैं। और ठोस से अगर द्रव की ओर चला गया तो क्या होगा? मेल्टिंग हो जाएगा, गल जाएगा। या आप फ्यूजन बोलिए, फ्यूजन माने होता है सगलन, याद रखिएगा। फ्यूजन बोल दीजिए या मल्टी क्या बोलते हैं उसे? मिल्टन बोल दीजिए, एक ही है। क्लियर हो गए? चलिए आप इसे जमना को आप एक और बोल सकते हैं सॉल्डिफिकेशन, क्योंकि सॉल्ट हो जाएगा ना द्रव से। यहाँ देखिएगा, ये हो गए हमारे। अब द्रव की अवस्थाओं के अंतः परिवर्तन से संबंधित विभिन्न परिभाषा या परिभाषिक शब्द निम्न प्रकार के हैं। अब इसके निम्न प्रकार हैं, जैसे फ्यूजन। फ्यूजन को गलन बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा सुनते चलिए, जो कि कैसे बनेगा?
ठोस है ये और द्रव में बनेगा, उसी को कहते हैं ना, अभी पिक्चर में तो ये देखे। तो गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को शायद गलन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग ऐसे बोला जाता है, लेकिन याद करने के लिए थोड़ा आप देखिए, इसमें सगलन में दोनों बोलेंगे, गलन गलन है ना, फ्यूजन भी होंगे और मेल्टिंग भी होंगे, लेकिन स्पेशली गलनांक का सुनिए, जिसे गलन ही बोला जाता है, इसे भी मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है। साधारण वायुमंडल दाब, ये दाब है, द्रव नहीं समझिएगा, दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसका गलनांक कहेंगे, इसी को हम गलनांक कहेंगे। मान लीजिए ये डिग्री सेल्सियस का गलनांक है, तो ठोस है तो द्रव में बन जाना, यही गलनांक होता है। ये तापमान पर ही होता है ना जी, प्रेशर से ही होगा ना। तो द्रव की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, याद रखिएगा। जैसे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसे बोलते हैं। अब सब्लिमेशन है तो यह प्रक्रिया उन ठोसों, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूं, है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे, सब्लिमेशन की बात करेंगे। सब्लिमेशन आप देख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया गर्म करने पर और ठंडा करने पर, दोनों पे क्या है, ये ठोस है। कैल्शियम आयोडाइड का एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम आयोड इधर भी ले लीजिए, और गैस का वाष्पन होगा। तो कैसे, सुनिए, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, यह प्रक्रिया उन ठोसों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस तथा ठंडा करने पर सीधे गैस से वापस ठोस में बदल जाती है। मतलब इसमें द्रव नहीं होगा, डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, और नहीं तो ठोस नहीं तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, यही होता है, यही ऊर्ध्वपातन है। इस प्रकार के ठोस को ऊर्ध्वपात कहा जाता है, या कहते हैं सब्लिमेट, कहते हैं मिट्स कहा जाता है। क्लियर हो गए। अब त्रिक बिंदु की बात करें, ट्रिपल पॉइंट की बात करें, त्रिक बिंदु, ट्रिपल यार क्या, ट्रिपी पॉइंट बोलिए, जिस ताप और दाब पर एक शुद्ध पदार्थ के ठोस, द्रव और वाष्प तीनों अवस्था, मतलब गैस, वाष्प मतलब गैस, तीनों जो है समयावस्था में या समय अवस्था में, या आप बोल सकते हैं उपस्थित होते हैं, उसी को हम त्रिक बिंदु कहा जाता है। मतलब एक पॉइंट पे आकर ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो जाए, उसी को हम कहते हैं त्रिक पॉइंट। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं होंगे। अब चलते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न। ठोस को गर्म करने पर उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे अधिक तेजी से कंपन करने लगती है अपने निश्चित स्थान पर, उसी को तापमान के परिवर्तन का प्रभाव है। तो तापमान के परिवर्तन का प्रभाव में पहला पॉइंट आप पढ़े क्या, कि ठोस को गर्म करने पर उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वे अधिक तेजी से कंपन करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, जो कि अपने निश्चित स्थान पर है। देख सकते हैं आप, गर्म करने पर और गर्म करने के बाद, पिक्चर में देखते चलिए। दूसरा पॉइंट है तापमान से संबंधित ही है, जिसमें परिवर्तन आ रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, तो उष्मा के द्वारा, है ना, उष्मा के द्वारा, यहां पे लिखा हुआ है द्वारा प्रदत्त, सप्लाई जो होते हैं, सप्लाई करते हैं ना, की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, यही होती है उष्मा के द्वारा प्रदत्त। कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है, तथा एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ठोस अवस्था में आकर परिवर्तित हो जाती है, यही है। और सुनिए, अधिक ताप बढ़ने पर द्रव जो है, गैस मतलब वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है ना। तो ताप देने पर क्या होगा, ठोस, द्रव, और द्रव के बाद गैस, तो संगलन हो जाएंगे, वाष्पीकरण हो जाएंगे। ताप हटने पर क्या होगा, गैस द्रव में हो जाएगा और द्रव ठोस में हो जाएगा, मतलब संगलन और जमना हो जाएंगे, फ्रीजिंग हो जाएगा। फिर क्लियर हो गए। अब चलते हैं पॉइंट 11, चलते हैं। इसमें पॉइंट 11 क्या है कि इसमें दाब परिवर्तन के प्रभाव की बात करेंगे। अब तापमान के प्रभाव के परिवर्तन के प्रभाव पढ़े, आप पढ़ेंगे दाब, ये देखिए ये द्रव कर दे रहा है, दाब है, ये प्रेशर है, तो दाब परिवर्तन के प्रभाव में पढ़ेंगे। इसमें भी 2 पॉइंट है, सुनिए। दाब बढ़ने पर, ये दाब समझना है, दाब बढ़ने से
और ताप घटने से हम किसी गैस को द्रव में तथा द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए द्रव द्रव बोल रहा हूं, दाब दाब का जो प्रभाव है उसमें देखिए ये गैस है, अब गैस में है तो दाब बढ़ेगा तो द्रव में परिवर्तित करिए, दाब घटेगा मतलब ताप घटेगा तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसी तरह होते रहते हैं। अब द्रव की बात करें तो ठोस में होगा, दाब बढ़ेगा तो, है ना, इस तरह से प्रक्रिया होता है। अब सुनिए इसका विपरीत हम अगर चलें, इसी का विपरीत चले हम तो दाब घटकर और ताप बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। दाब घटा भी सकते हैं, देखिए घटा दीजिए, ताप को घटा दीजिए या दाब को घटा दीजिए, है ना। तो दाब को घटाने के बाद देखिए ये वाला, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, तो क्या होगा, ये प्राप्त हम करते हैं। तो दाब में परिवर्तन होगा कि नहीं, प्रभाव होगा कि नहीं, होगा। इसी का पॉइंट 2 सुनिए कि ठोस जो है CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो CO2 CO2 शुष्क जिसे बर्फ बोलते हैं, उसे क्या करेंगे, उच्च दाब पर, उच्च प्रेशर पर संग्रहित करेंगे और एक वायुमंडलीय दाब पर यह जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। मतलब द्रव अवस्था में आए बिना ही वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। देख रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब यहां जा रहा है ना जी और सीधे गैस में परिवर्तन हो रहा है ना जी CO2 में, ठीक है, कितने पे, कितने डिग्री, 78.5 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस में भी हुई। यही कारण है कि ठोस जो है CO2 को शुष्क बर्फ हम कहते हैं। क्लियर हो गए। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट करते हैं द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसी तरह धीरे धीरे मैं आ गया हूं पॉइंट पे। फिर हमारे पास बहुत बड़े टॉपिक है, MCQ भी करवाना है, लेकिन MCQ हम बाद में करवाएंगे, तत्काल के लिए आप ये देखिएगा। तो देखिए 12वां प्रश्न क्या है कि द्रव के रासायनिक वर्गीकरण की हम बात करेंगे। अब सुनिए, तो रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर द्रव को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे द्रव को आप पिक्चर में देख लीजिए, द्रव ले लिए तो इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की बात करेंगे। द्रव में 2 प्रकार में बांट दीजिए, आगे शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में बांट दीजिए। तो मिश्रण में, शुद्ध में भी 2 प्रकार बांटिए, तत्व में, यौगिक में। और मिश्रण में क्षमांगी और विषमगामी बताएंगे, विषमांगी होगा, सॉरी विषमांगी होंगे, क्षमा चाहते हैं। तो चलिए, तो अब शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक की बात करेंगे। तो तत्व में धातु, अधातु और उपधातु होंगे, ठीक है, क्लियर हो गए। और यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक होंगे, ये भी बात सत्य है। अब देखते हैं मिश्रण की बात करें। मिश्रण में समांगी और विषमांगी होंगे। तो समांगी में वास्तविक विलयन होगा, होगा, सही बात है। और विषमांगी में जो होता है वो कोलाइड के रूप में होगा या निलंबन में होगा। क्लियर हो गए। तो अब चलिए ये भी हिस्सा लेंगे, हम इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे। अब शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें तत्व जो है, यौगिक में जो बांटे हैं हम द्रव को, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तत्व में रखे हैं, यौगिक को कार्बनिक, अकार्बनिक, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो सुनिए, यहाँ पे सुनिए, पॉइंट नंबर 13 कर देते हैं इसको। शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थ को निम्न प्रकार की वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व की बात करें, एलिमेंट की बात करेंगे। अब इसी में तत्व जो है उसके बारे में सुनिए। शुद्ध में बांटा है ना तत्व, तत्व और यौगिक, तो तत्व में पढ़ेंगे। तो वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे ही तो तत्व कहते हैं। उसे ही तो क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब तत्व कहेंगे तो तत्व कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु लोहा, तांबा, चांदी, सोडियम में धातु को रखिए। अधातु में नॉन मेटल को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन रख दीजिए। उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनियम को रख दीजिए। ये हो गया तत्व में। अब सुनिए यहाँ पे यौगिक, दूसरा है यौगिक। यौगिक को बात करें, शुद्ध पदार्थ में यौगिक भी तो है। तो यौगिक कंपोनेंट्स जिसे बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलिए, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में
क्या निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलकर बना होता है, उसी को तो यौगिक कहते हैं, उसी को यौगिक कहा जाता है, उसी को कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। अब यौगिक भी दो प्रकार के बांटे गए थे भाई शुद्ध पदार्थ में, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे में मीथेन CH4, एथेनॉल C2H5OH आदि होते हैं। अब अकार्बनिक में बात करते हैं हम लोग, तो जिनमें कार्बन प्रमुख तत्व नहीं होते, उदाहरण में जल को ले लीजिए, H2O ये अकार्बनिक है, सोडियम क्लोराइड NaCl ये जो है अकार्बनिक है, अकार्बनिक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी अकार्बनिक यौगिक है, CaCO3 भाई। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलेंगे, शुद्ध पदार्थ की बात करूंगा मैं। अब शुद्ध पदार्थ में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जानकारी जो है आपको क्लियर अगर नहीं दिखा होगा तो ये देख लीजिए। तो शुद्ध प्रकार में और भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसी से जुड़े, तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित संगठन होता है, याद रखिएगा। और शुद्ध पदार्थ को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो कि शुद्ध पदार्थ में बांटा गया है, एक तत्व में, एक यौगिक में बांटा गया है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है। क्लियर हो गए और क्लियर कर दिए। अब धातु में तत्व को सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हम पढ़ते हैं, जो हम अभी पढ़े हैं, लेकिन क्लियर आप नहीं पढ़ पाए ना, अब सुन लीजिए। तो देखिए क्लियर हम कर देते हैं। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वही तो तत्व है। वास्तव में तत्व का मूलभूत क्या होता है? द्रव है। तत्व का मूलभूत क्या है? द्रव। यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व। और वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। समझ गए? कितनी की गई है? 118, याद रखिएगा। जिसमें देखा जाए या इनमें से 98 तत्व जो है प्राकृतिक में पाए जाते हैं, 98 तत्व हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व जो है कृत्रिम रूप से, जो कि मानव द्वारा संश्लेषित है, मानव द्वारा बनाया गया है। अब जैसे में देख लीजिए, कुछ तत्व का उदाहरण लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, ये सब है। तो ये सब हमारे तत्व हैं भाई। और सुनिए, प्रत्येक तत्व के अपने अलग गुण धर्म होते हैं, जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, अभिक्रियाशील और परमाणु संरचना के रूप में होते हैं, और इसी रूप में तो परिवर्तित भी होते हैं। इनके गुण धर्म हैं, इनके गुण हैं तभी तो। अगर गुण धर्म नहीं होंगे तो कैसे होंगे? जैसे हमारे शरीर का, जैसे क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्र अगर नहीं सही रहेगा तो हमारा शरीर का डेवलप होगा नहीं होगा। इसलिए गुणसूत्र में अगर जो पिता हमारे होते हैं, अगर उनके कैरेक्टर, उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति अच्छी ना हो, तो वंश भी, संतान भी उसी प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है। ये भविष्य में याद रखिएगा। इसलिए कोई भी धातु का गलनांक रूप में, क्वथनांक रूप में, अभिक्रियाशीलता के रूप में देखिए, या परमाणु संरचना के रूप में देखिए, अगर इसका अलग अलग गुण धर्म नहीं होंगे तो समझिए प्रवृत्ति कैसे पता चलेगी? प्रवृत्ति ऐसे ही तो पता चलता है, गुण अलग होंगे तभी तो, है ना। ये समझाने के लिए क्या मैंने, समझ गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करिएगा, है ना। मैंने कोशिश करता हूं कि समझ जाइए, क्योंकि आपसे बड़ा कोई है नहीं और आपसे बड़ा कोई होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि आप हैं तभी मैं हूं, अन्यथा कुछ नहीं है मेरा अस्तित्व, आप जानते हैं। चलिए अब सारांश थोड़े पढ़ लेते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं होते। ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व, प्रत्येक तत्व में भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित हैं, एकदम होंगे भाई, गुण धर्म है। अगर भौतिक रूप से होंगे तो रासायनिक रूप से भी होना आवश्यक है भाई। उदाहरण की बात करें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब होना आवश्यक है। सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग गुण धर्म है। चलिए अब यौगिक की बात करें, कंपाउंड की बात करें, अवश्य पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। संयोजन से मतलब मिलकर बना है, संयोजन से मिला है
है ना, उसी को तो यौगिक कहेंगे। यौगिक का पॉइंट चलिए, यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है, सब जगह समान होगा। यौगिक है जो सब जगह समान होगा, तत्व नहीं है ये, ठीक है, बिना विलन के कुछ नहीं होगा ये तो है। यौगिक भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों, उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। यौगिक जो होता है वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होगा। जैसे यौगिक बनाने की प्रक्रिया ले लीजिए, जल में H2O ले लीजिए, तो H2 है मतलब कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का मिलन होगा तभी तो जल होगा। और शरीर भी तो हमारा वही है ना, जल से ही तो बना है। चलिए, यौगिक को केवल रासायनिक विधियों से उनके घटक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम भौतिक विधियों से नहीं। तो यौगिक को केवल रासायनिक विधियों से उनके घटक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिक विधियों से नहीं किया जा सकता, रासायनिक विधियों से ही किया जा सकता है, क्योंकि बिना मिलन का कैसे होगा जी, है ना। तो देखिए इसमें अनुपात लिख दीजिए, 2 है हाइड्रोजन, 1 है ऑक्सीजन, ऐसे कर लीजिए, 2:1 का ले लीजिए, है ना। अब यौगिक के रासायनिक सूत्रों के हिसाब से हम चलते हैं और थोड़ी इसके मिलन करते हैं, और इसमें क्या क्या घटक है इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, है ना। ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है और बहुत अच्छे से समझाने के लिए। देखिए यौगिक में मान लीजिए कंपाउंड में ले लीजिए जल, वाटर को, वाटर में क्या है रासायनिक सूत्र H2, H क्या है हाइड्रोजन, O क्या है ऑक्सीजन, इन दोनों का मिलन होगा ना जी, तो द्रव अवस्था में समान ताप पर पाया जाता है। इसकी विशेषता है जल की, H2O की, और जीवन के लिए आवश्यक है। अरे भाई बिना जल का तो जीवित है ही नहीं है ना। चलिए मीथेन की बात करेंगे। मीथेन में मीथेन का सूत्र क्या है, CH4 होता है। अब CH4 मॉडल देख लीजिए, C है 1 2 3 4, देख रहे हैं यहाँ पे 4 जो है 4 H होना चाहिए, 2 है तो 2H है, याद रखिएगा। तो C, आप देखिए ये मॉडल है, संरचना मॉडल है, आप देख सकते हैं, मॉडल को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो C का मतलब होता है कार्बन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है, मीथेन बना है। तो गैस की अवस्था में हो जाता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है हमारा मीथेन। ये भी भूमिका जान लीजिए, इसकी विशेषता सुनते जाइए, बिना पढ़ाई का किसी का तरक्की होगा जी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी पढ़ाई, आपके पूरे परिवार की पढ़ाई हो रही है ना, उसी तरह इसका भी तो पढ़ाई होना चाहिए। मीथेन बाबू हैं तो मीथेन का पढ़ाई नहीं करिएगा, उसमें क्या क्या गुण है पता नहीं चलेगा तो मीथेन का इस्तेमाल करिएगा नहीं ना, तो गुण को जरूरी है जानिए। अब सुक्रोज की बात करेंगे, सोर्स की बात करेंगे। अब सोर्स की बात कर रहे हैं तो सोर्स के सूत्र जान लीजिए क्या होगा, C12H22O11 होगा। सुक्रोज की बात करेंगे C12H22O11, मतलब C का मतलब होता है, देखिए अब C12 मतलब इसमें C12 है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। H22 है, H22 को होगा, समझ गया, टोटल गिन के देखिएगा। और वो जो है 11, रेड वाला जो है वो है, ठीक है, और काला वाला जो है C है, और व्हाइट वाला जो है H है, याद रखिएगा। तो ये सब गिन लीजिए। तो C का मतलब कार्बन इसमें मिला होगा, H में हाइड्रोजन मिला होगा, O में ऑक्सीजन मिला होगा। अब इसका सुक्रोज का मतलब शर्करा, शर्करा का मुख्य घटक है ये, मीठा स्वाद है ये, समझ गए, ऐसे याद रखेंगे। आगे सुनिए, नमक की बात करेंगे। नमक में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होते हैं। Na से होता है सोडियम और Cl से होता है क्लोरीन, तो ये मिलकर बने होते हैं। और Na प्लस में होंगे, Cl माइनस में होंगे, तभी तो होंगे, माइनस प्लस का मिलन होगा तभी ना जी। और प्लस प्लस का मिलन होगा तो भिड़ाड़, मतलब भिड़ जाएंगे ना, लड़ जाएंगे, भिड़ाड़ हो जाएगा, हमारे भाषा में भिड़ाड़ कहते हैं, मतलब भिड़ जाइएगा। चलिए आगे चलेंगे, तो इसमें ठोस अवस्था में होते हैं और खान पान के प्रयोग में होते हैं। क्लियर हो गए। नमक की बात करते हैं। अगर बेकिंग सोडा की बात करूं मैं, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा जी, NaHCO3 होंगे। अब NaHCO3, तो Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, और O मतलब ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हमारा जो है 3 होंगे, देखिए 3 है, और C हमारे भाई दे दिया है, C में कोई दिक्कत नहीं है। और H हमारे भाई व्हाइट वाले हैं, और Na तो भाई आपका साइड में है ही। तो इससे क्या होगा, बेकिंग सोडा पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने, केक, सफाई आदि में भी काम करते हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, कोई दिक्कत
समझ गए। ये सारांश आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारांश पढ़ूंगा तो फिर टॉपिक खत्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टॉपिक अभी खत्म करने के लिए मुझे और भी आवश्यकता है। अभी छोटा मोटा टॉपिक नहीं है मेरे मित्र, ये बड़े टॉपिक हैं, तो समय तो लगेंगे ही। चलिए, तीसरा प्रश्न है मिश्रण, मिक्सचर। ये हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या घटक के मिश्रण हैं। तो मिश्रण की बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो ये हमारे आसपास उपस्थित जो अधिकांश पदार्थ है ना, या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो हैं, उसी के मिश्रण हैं ये, उसी को मिश्रण मिश्रण कहेंगे। मिश्रण जो होते हैं अशुद्ध पदार्थ हैं, तथा इनमें इनके घटक का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में शुद्ध पदार्थ में मिल जाएगा, निश्चित तो नहीं होगा। उदाहरण के लिए लीजिए वायु, वायु भी हमारा मिश्रण है, गैस का मिश्रण है भाई, जिसमें O2 तो मिले होते हैं, NO2 मिले होते हैं, CO2 भी मिले होते हैं, आदि का मिश्रण होते हैं। जैसे समुद्र का जल ले लीजिए, उसमें मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ है, खारा पानी है जी, खनिज है, मृदा मिट्टी में ले लीजिए, आदि सभी मिश्रण हैं। देखिएगा, मिश्रणों को उनके घटकों में सरल भौतिक विधियों तथा यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही अंतर है यौगिक में, कि यौगिक में रासायनिक विधि है और मिश्रण में भौतिक विधि द्वारा होगा, यांत्रिक विधि द्वारा, दोनों द्वारा होगा। ये ध्यान रखना होगा, यांत्रिक विधि और भौतिक विधि ध्यान रखना होगा। मिश्रण के प्रकार तो हम पढ़े थे ही। मिश्रण के प्रकार में है समांगी मिश्रण, विषांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन कौन है, उदाहरण के साथ और पिक्चर के साथ चलिए समझाते हुए चलेंगे। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे या मेरी पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और ऐसे आप हैं तभी हमें आप जानते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषांगी मिश्रण, चलिए इन मिश्रणों का संगठन सभी जगह समान होता है। उदाहरण के लिए समांगी मिश्रण में ले लीजिए जल में ले लीजिए नमक को मिला दीजिए, जल में चीनी को मिला दीजिए, या मेथनॉल और जल को मिला दीजिए। सिरका में होता है, टूथपेस्ट में मिश्रण होते हैं, टॉयलेट सोप में होते हैं, मृदा पेय में होते हैं, मिट्टी के पानी में होते हैं, है ना, ये आप जानते हैं। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, समांगी मिश्रण को, ये हम पढ़े थे। विषांगी जो विषमांगी मिश्रण होता है, इन मिश्रणों का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, लोहे के चूर्ण का मिश्रण, वायु में धूल के कण, नमक और सल्फर, जल और तेल, कोलाइट मतलब दूध और निलंबन, ये सब मिलेंगे ना, तो ये विषांगी जो विषमांगी मिश्रण है उसके उदाहरण है। मतलब इसमें क्लियर नहीं, पता चल जाएगा कि पानी में तेल छिटा है भाई, पता चल जाएगा, है ना। जैसे आप ले लीजिए हल्दी और नमक मिलाइए, पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, पानी में डाल दिया तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए चाय पत्ती और चीनी ले लीजिए, क्या नहीं मिलेगा। ये सब मिश्रण, ये विषांगी मिश्रण है। जो नहीं पता चले, जैसे पानी में चीनी घोल दीजिए, नहीं पता चलेगा। पानी में नमक घोल दीजिए, नहीं पता चलेगा, है ना। सिरका में देखिए, चीनी डाल दीजिए, सिरका बन जाएगा, पता थोड़ी चलेगा, मिश्रण होगा। टूथपेस्ट ले लीजिए, मृदा पे ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो निस्पंदन को फिल्ट्रेशन बोला जाता है। यह एक फिल्टर पेपर के माध्यम से तरल और ठोस निलंबित कणों को, ठोस जो कण होते हैं उसको शीघ्रता से या पूर्णता से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए गिर गया, पानी गिर गया या जूस गिर जाता है, तुरंत हम गद्देदार लाते हैं, उसके डालते हैं, मिल जाता है, मतलब पोंछ लेते हैं, तो वो फिल्टर ही हो गया ना, तुरंत फिल्टर हो गया। चाहे फिल्टर का मतलब स्पष्ट रूप से सोचिए ना, पानी पीने वाला आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो फिल्टर है ना, है खराब पानी को शुद्ध पानी करके भेज रहा है कि नहीं, तो उसी को कहिए। इसमें आप जो लीजिए, चाय पत्ती को चाय छन्नी से छान दीजिए, ये एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सामने है, ठीक है। आप किसी भी रूप में आप इसे ले सकते हैं समझने के लिए। उदाहरण ले लीजिए, चाय बनाते समय चाय की पत्ती को, ठोस कणों को छान लेते हैं, अलग कर देते हैं, उसे तो फिल्ट्रेशन कहते हैं। इतना तो समझ सकते हैं। उसको एग्जाम्पल को मान लीजिए पोंछने वाला भूल गए, नहीं अच्छा एग्जाम्पल रहा, लेकिन ये एग्जाम्पल तो सही है कि नहीं। चलिए वाष्पीकरण की बात करें। वाष्पीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी बोलते हैं। यह वाष्पशील घटकों मतलब विलायक को इसके अवाष्पीय घटकों में जो विलय हो जाते हैं से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। सही बात है, गर्म करके हम इसे अलग कर देते हैं, है ना। वाष्पीकरण करते हैं कि नहीं, पानी और इसमें रंग मिला हुआ है, रंग ऊपर उड़ जाएगा, पानी रह जाएगा, मतलब वाष्पीकरण हो जाएगा। समुद्र जल से अगर नमक है तो नमक को उड़ाने के लिए क्या करिएगा, गर्म कर दीजिए, अब पानी पी जाइए गर्म करके, छान के, फिर है कि नहीं। तीसरा प्रश्न है अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय
या अपकेंद्रण बोलते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोला जाता है ना। तो अपकेंद्रीय बोलिए या अपकेंद्रीय करण बोलिए। इस प्रक्रिया में मांगी मिश्रण के अवसादन मतलब भारी कणों का बैठना, ये जो है मिश्रण से संबंधित है, याद रखिएगा। के लिए अपकेंद्रीय बल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अपकेंद्रीय तकनीकी का प्रयोग डेयरी और घरों में क्रीम से आज जो है मक्खन जो अलग किया जाता है, या वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ना या अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है, वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल वॉशिंग मशीन है ना, ये हो गया। दूध को अपना क्रीम को हटा दीजिए, ये भी वाष्पीकरण होते हैं। अब चलते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की बात करते हैं, जो कि मिश्रण से ही संबंधित है। सब्लिमेशन दोनों में होंगे, क्योंकि सब्लिमेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातितों हो सकने वाले अवयव हो, मतलब सब्लिमेशन हो सके, ऐसा होता है। और हो तो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों को या अशुद्धियों से पृथक कर लेता है। सब्लिमेशन ना जो हो सके उसे हटा देता है। जैसे मिश्रण की ले लीजिए, मिश्रण को चीनी मिट्टी में कटोरी में ले लें और कटोरी को उल्टे फन में ढक दें, मतलब ढक दीजिए, जैसे ये देख रहे हैं पिक्चर में। आप फनल को मतलब ढक्कन को कहिए, एक छिद्र रहना चाहिए उसमें, ऊपर से बर्फ रख दें, ऊपर से बर्फ रख दीजिए। जैसे ही बर्फ रखिएगा तो ये प्रक्रिया जो है वो आपको अशुद्धि को हटा देगा और वो अपने आप से अलग हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको बताती है। सब्लिमेशन वही हुआ ना। अब बात करते हैं कि इन तकनीकी के, थोड़ा सा गला फंसते हैं स्पीड में चलने में, इस तकनीकी के द्वारा ऊर्ध्वपातनीय यौगिक जो है सब्लिमेशनिंग जो होता है यौगिक, जैसे नेफ्थलीन, एंथासिन, कपूर सबसे बड़ा एग्जांपल है, जलाते हैं गायब हो जाता है ना। बेंजोइक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, शुष्क बर्फ को ले लीजिए जो गैस में तुरंत बन जाता है। मतलब सब्लिमेशन तो आप पढ़े ना जी, शुरू में बताया क्या कि जैसे ही वो अचानक बदल जाता है गैस में, ठोस अवस्था में गैस में बदल जाए, वही तो सब्लिमेशन है ना, वही तो बता रहा है यहाँ पे, है ना। बस मिश्रण इसमें ऐड है, मिश्रणों के कारण कैसे हो रहे हैं तो देखिए, अब बेंजिक अम्ल है, अमोनिया क्लोराइड है, शुष्क बर्फ है, अभी मर्क्यूरी क्लोराइड है, कपूर है, ये सब क्या है, तुरंत गैस बन जाते हैं। अब सैलिसिलिक अम्ल, आयोडीन, ये सब है ना, पानी में डाल के घुल जाएगा, आदि का पृथक्करण जो है शुद्धि यौगिक से किया जाता है, मतलब यौगिक से किया जाता है। सब्लिमेशन वही तो है, उसमें संयोजन होता है यौगिक में, कंपाउंड में, जो कि ऊर्ध्वपातनीय नहीं होते हैं, तो ऊर्ध्वपातनीय नहीं होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं विशुद्ध यौगिक से किया जाता है। विशुद्ध यौगिक, ठीक है, अशुद्ध यौगिक अलग, विशुद्ध यौगिक अलग। तो आप इसे समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट में एमसीक्यू में हम इसे क्लियर कर देंगे। देखिए नीचे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वपातनीय जो पदार्थ हैं वाष्प बनकर फनल की ठंडी सतह पर जम जाता है, ठीक है, तथा अशुद्धियों को जैसे रेत नीचे कटोरी में रह जाता है। मतलब कि आपका जो मान लीजिए कुछ डाल दीजिए और रेत रह जाएगा, और वो जो उसमें से निकलने वाले जो होते हैं वाष्पीकरण, जैसे कपूर है, कपूर का क्या है, कपूर वहां से निकल जाएगा, लेकिन कपूर का जो जला हुआ हिस्सा दिख जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। कार्डिंग की बात करेंगे। कार्डिंग क्या है, तो कार्डिंग जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊन जैसी कुछ सामग्री के धागे हटने के लिए या हटाने के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है साधारण रूप से साधारणतः देखा जाए तो टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। तो टेक्सटाइल में तो किया ही जाता है कार्डिंग का इस्तेमाल, हम जानते हैं। चलिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, सफाई के लिए किया जाता है। वर्ण लेखन की बात करते हैं, जिसे क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है शब्द जो है ग्रीक शब्द से क्रोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग। यह कार्बनिक यौगिक के शोधन और पृथक्करण की आधुनिक तकनीक है, याद रखिएगा। यह उन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयोगी है जिसका अधिशोषण क्षमता भिन्न होती है। अधिशोषण क्षमता भिन्न होती है, ये क्लियर हो गया। उपरोक्त सभी विधियों
या मिश्रणों के अवयवों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पृथक करने की सरल और एवं उपयोगी तकनीक है। ये वर्ण लेखन तो हम पढ़ लिए, वर्ण लेखन को और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना ही पढ़ें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण लेखन के पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि विलायक ऊपर तक पहुंचने पर कागज को निकालकर सूखने दिया जाता है। विभिन्न रंग अलग अलग जो होते हैं, विभिन्न रंग जो अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं, देख सकते हैं। कलर ये परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। इसके मतलब प्रयोग किया जाता है तो इसकी तकनीक का प्रयोग करिए। डाई में रंग डाई करने में करते हैं ना, पिगमेंट को पृथक करने में करते हैं, तो ये सब है। आसवन की बात करेंगे, डिस्टिलेशन बोल दीजिए। इसका मतलब होता है आसवन की प्रक्रिया जो होती है ये मिश्रण के रूप में होती है, लेकिन बहुत दूरी तक आपका ये जल निकास होता है। जल का प्रवेश कैसे होगा, जल का निकास कैसे होगा, तो ये आप जानते हैं। समुद्र का पानी भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में। इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म हमको बनाना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम भूमिका निभाता है, उसी को आसवन कहते हैं। इस विधि का उपयोग जो है उप मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विघटित हुए बिना ही कोई घटना इसके साथ मतलब कोई बदलाव के साथ ही उबलते हैं, तथा इनके घटकों में या घटकों के क्वथनांक के मध्य जो है अधिक अंतराल होता है, बहुत अधिक अंतराल होगा। इस विधि द्वारा हम क्लोरोफॉर्म का तैयार करेंगे, या एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं, या एसीटोन का, और जल पृथक किया जाता है। मतलब इसी में से जल पृथक को अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे 61 डिग्री क्वथनांक पर आप सेल्सियस पे कीजिएगा तो क्लोरोफॉर्म हो जाएंगे, और एनिलीन को करेंगे तो ये 184 डिग्री पर करिएगा तभी पृथक होगा, अन्यथा नहीं होगा, बहुत लंबा समय लेता है। एसीटोन का देखें तो 56 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तभी तो होता है, तो आसवन के द्वारा होगा, लंबा समय लेता है। अब क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? यह ठोस के शोधन का प्रायः प्रयुक्त विधि है। इस विधि में क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। शुद्ध ठोस मतलब शुष्क बर्फ, विलयन में पृथक कर देंगे, विलयन में कर देंगे, मिलान में कर देंगे, गलनांक पर रूप में कर दे, देखिए विलयन में हो जाए। और इस तकनीक का उपयोग जो है समुद्री जल से प्राप्त नमक के शोधन से तथा अशुद्ध नमूने जो होते हैं, अशुद्ध नमूने से फिटकरी के क्रिस्टल से प्राप्त करने की किया जाता है, क्रिस्टल से किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं समुद्र नमक कैसे निकालते हैं, समुद्र से ही निकालते हैं, तो ऐसे ही तो विधि से निकालते हैं, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहेंगे। अवयव पृथक्करण की विधि का देख सकते हैं, निस्पंदन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीयकरण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब अवसादन और निस्तारण की बात करते हैं। अवसादन और निस्तारण जो है एक ही में है, सेडिमेशन बोल दीजिए या डिकेनेशन बोल दीजिए, डेकेनेशन बोल दीजिए, याद करने के लिए निस्तारण। तो जैसे इस विधि का उपयोग जो है तब किया जाता है जब एक घटक अघुलनशील ठोस होता है और दूसरा द्रव होता है, मतलब घुल नहीं सकता उसमें भाई, देख लीजिए घुलेगा कैसे। मानिए मिट्टी डाल दीजिए पानी में, तो पानी को अलग करिए, मिट्टी रह जाएगा नीचे, इसी में अघुलनशील है लेकिन द्रव का इस्तेमाल करिए, द्रव बना सकते हैं। मिश्रण की कुछ समय तक स्थिर रखा जा सकता है। अघुलनशील जो होते हैं ठोस नीचे बैठ जाता है, इसे ही अवसादन कहते हैं। और ऊपर का साफ द्रव धीरे धीरे दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है बिना ठोस को हिले या डुले, इसे ही निस्तारण कहते हैं। और सही बात है, मिट्टी अगर नीचे जमा है धीरे धीरे पानी निकाले तो पानी साफ निकलेगा। अब परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमान को सुनिए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 मतलब C12 के एक परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, उसी को परमाणु द्रव्यमान के रूप में हम जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान में इसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक में जो है प्रदर्शित किया जाता है, AMU में प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 12 जो होता है C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान में या द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो 12वें भाग को हम कहते हैं, देखिए कार्बन 12 एक परमाणु है और यहाँ पे 12 U में आ जाता है, तो 12 जो C12 है उसके द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो 1/12 भाग कर दीजिएगा तो 1 U के बराबर हो जाता है, या देखिएगा, या 1 AMU कह दीजिए, ये होते हैं। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पे चलिए, आजकल जो है AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जा रहा है, U जैसे आकार का किया जा रहा है, जिसे हम एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास कहा जाता है। तो पूरा देखा जाए तो परमाणु है एटम, MU है ना, M माने मास, U माने यूनिफाइड, तो U का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे परमाणु की संख्या 6 ले लीजिए, द्रव्यमान संख्या 12 ले लीजिए, तो इसमें प्रोटॉन जो है 6 हो जाएंगे। परमाणु की विशेषता की बता रहा हूं, देख रहे हैं पिक्चर में। न्यूट्रॉन 6 लीजिए, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, ये सब होते हैं, याद रखिए। तो एक AMU बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 1.1.66056 गुने 10 पे पावर -24 मतलब 24 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें तुलांकी भार भी होता है। तो आणविक द्रव्यमान, आणविक मतलब कहिए, अणु मतलब मोल मतलब मोलिकुलर, है ना, याद रखिएगा। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित जो विभिन्न या भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसी को आणविक द्रव्यमान के रूप में हम समझते हैं। जैसे CH4, CH4 मतलब मीथेन। मीथेन की बात करें तो C तो हमारे 1 है, 4 हमारे 4 है। मतलब यहाँ पे देखिए, तत्व की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन है भाई इसमें, तो कार्बन है हमारा। इसमें परमाणु का द्रव्यमान की बात करें, जो U के रूप में इंडिकेट करेंगे, तो 12.011, और इसमें 1.008 है ना, हाइड्रोजन, ये हो गए। ठीक है, और इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या 1 है, और ये परमाणु संख्या 4 है, और 12.001 और 4.032 ये सब होते। ठीक है, ये हो गए। और सुनिए कि यौगिक जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सुक्रोज और अमोनिया, ये सबको आप बना सकते हैं ऐसे, लेकिन इस पे आप भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये अभी हमको पढ़ाया नहीं है, हम बाद में पढ़ाएंगे। वो अपने मन से दिया है, तो उसे हम अभी ऐड नहीं करेंगे। तुल्यकीय भार, तुल्यांकी भार जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा, इसमें किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार इसके अनुभार मतलब सूत्र इकाई द्रव्यमान को इसकी संयोजकता से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इसमें भाग बिना दिए नहीं होगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लीजिए, H2SO4 को ले लीजिए, तो देखिए इसमें भाग कैसे है, आणविक द्रव्यमान से आपको जो है, आणविक द्रव्यमान मतलब अनुभार से भाग देना है, इसमें संयोजकता में, तभी होगा। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल को एग्जांपल ले लीजिए, इसका अनुभार सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लेते हैं 98.079 U में लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अम्ल की संयोजकता की बात करें, 2 लेंगे, तो 2 H+ आयन दे सकता है। H+ आयन देगा ना जी, देगा। तो तुल्यकारी भार जो होते हैं वो 98.07 U से 2 में भाग देंगे, तभी तो निकलेगा U, 49.04 U निकलेगा। ये हो गए। अब कुछ और उदाहरण आप ले सकते हैं, तो आप इसमें ले लीजिए, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, ये सब। ठीक है, अब हम चलते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो इसके बाद हम और भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन अब ज्ञान नहीं देंगे। ये आप देख लीजिएगा कि परिवर्तन क्या हुआ, क्योंकि शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। तो हम इस पे इंड करते हैं, और यहाँ पे 1 लाइन हम थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो है बता देते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम में अगर बात करें थोड़ा सा, तो इसमें 4 रूप में बांटा गया है, 4 क्या 5 में। एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें क्या है, इस नियम को एंटोनी लेवोजियर बोलिए या लेवोईजियर भी बोला जाता है। ठीक है, ने सन 1789 में दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या अभिक्रिया में यह बताया गया है कि अभिक्रिया या अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के रूप में होता है, बराबर होता है। ये है, इसमें और कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो स्थिर अनुपात का नियम दिया गया है, जो कि वैज्ञानिक ने दिया है, जोसेफ प्राउस्टर ने दिया है, जो कि 1799 में दिया था, याद रखिएगा। ये नियम जो है उनके अनुसार देखा जाए तो किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो है सदैव समान होता है। इसे निश्चित संगठन के नियम भी
कहा जाता है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट दिया गया था, कोई वैज्ञानिक ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को डाल्टन ने दिया था, 1803 में दिया था। ठीक है, इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजकता होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का संयुक्त होना या होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात होता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और भी जानकारी लेते हैं। अब इसमें पी वाई क्यू के ऑनलाइनर के रूप में देखेंगे तो इसमें देखिए कि जल गैस जो होते हैं CO और H2 का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, तभी होते हैं। सही बात है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्मों पर जो है गुणधर्मों का निर्धारण करता है, ये भी सही बात है। अगर और सुनिए, एथिल एसीटेट यौगिक में मीठे और फलों जैसे गंध होते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे सुनेंगे और सुनिए, घुलनशील ठोस पदार्थ के मिश्रण को उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर तथा फिर तापमान को धीरे धीरे कम किया जाता है, जिससे विभिन्न घटक अलग अलग तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। इसे आंशिक क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गए। ठोसों में उच्च आकर्षण बल के कारण कणों के विचलन की दर कम होती है, ये भी क्लियर है। गैसीय कण जो है द्रव और ठोस कहिए, द्रव तथा ठोस कहिए, पदार्थों की तुलना में अधिक संपीड़ित होते हैं, ये भी क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें पारस्परिक जो रासायनिक संयोजन के नियम जो दिए गए हैं, जिसमें चौथा मैंने नहीं बताया, 3 ही बताया। तो पारस्परिक अनुपात के नियम ये देने वाले कौन है? 1792 में, मतलब 1792 में जर्मन के रासायनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, जो कि रिएक्टर ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें दिया था कि जब दो तत्व किसी तत्व के समान भार के साथ अलग अलग संयोजित होते हैं तो उनके द्रव्यमान का अनुपात तो या समान होते हैं या उस द्रव्यमान के अनुपात में सरल गुणांक होते हैं जिसमें वे संयोजित होते हैं। ये क्लियर हो गए। और सुनिए 5वां देखिए, गैय-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम की बात करें तो इस नियम के गैस लुसैक का बात करें तो 1808 की बात करेंगे, दिया गया है। क्लियर हो गए। जब रासायनिक अभिक्रिया में कौन दिए हैं? लुसैक ही दिए हैं, इसलिए 1808 में दिए थे। और जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्ता होती है या बनती है तो उनके आयतन जो है सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दाब पर होंगे। क्लियर हो गए। अब इसमें मूल संकल्पना की बात करते हैं, जो छोटा सा देता है। मूल संकल्पना सुन लीजिए, किसमें क्या है कि पदार्थ की वह मात्रा जिसका भार ठीक इसके ग्राम में सूत्र भार के बराबर होता है। ठीक है, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या जो है परमाणु आयन, अणु या सूत्र इकाई आदि द्वारा, मतलब कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होता है। कौन? मूल संकल्पना की बात कर रहे हैं उसमें, अर्थात मान के चलिए 6.022 गुने 10 पे पावर 23, ये संख्या देख लीजिए। तो यह संख्या जो है 6.022 गुने 10 पे पावर 23 जो है अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? अवोगाद्रो संख्या कहलाएगी। हाँ, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है, मतलब कि पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो है इसके प्रामाणिक और आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तो बात है ना। चलिए अब उदाहरण में आप जो ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे। PYQ देख लेते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं। तो यहाँ पे PYQ है कि वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। समान दाब पर जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री होता है। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। और सुनिए, दे रहा है ठोस का द्रव में बदले बिना सीधे गैस में रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। ये भी हम पढ़े। और सुनिए, ये तो हम जल का पढ़ ही लिए थे, जो हिस्सा बचा हुआ और देख लेते हैं। ठोस में उच्च आकर्षण बल के कारण कणों का विचलन की दर कम होती है। गैस कण द्रव तथा ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक संपीड़ित होती है। प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। गैसों का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, ये बात जानते हैं आप। प्लाज्मा अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है, जिसे फ्लोरोसेंटा ट्यूब और तारों में प्लाज्मा होता है। ये हम प्रीवियस ईयर में एसएससी के पूछा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, मैं नहीं बता रहा हूं। अब चलेंगे अभ्यास प्रश्न के पदार्थ और रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये एमसीक्यू मैं थोड़ा देर से करूंगा, लेकिन करूंगा अवश्य। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।